बात करेंगे क्लासिकल थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो क्लासिकल थ्योरी ने दिया था, क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो क्लासिकल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था वो क्या था। उन्होंने कहा, क्लासिकल थ्योरी में बोला गया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, ठीक है, अगर वो फॉल करती है किसी मेटल सरफेस पर, ठीक है, किसी मेटल सरफेस पे अगर इंसिडेंट होती है रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सुटेबल वेवलेंथ या फ्रिक्वेंसी की, तो क्या करेगी वो मेटल सरफेस से एमिशन करती है इलेक्ट्रॉन्स की। उसके वजह से क्या होता है, जब फॉल करती है तो इलेक्ट्रॉन एमिट होना स्टार्ट हो जाते हैं उस सरफेस से, और इस इलेक्ट्रॉन एमिट होने के इफेक्ट को ही क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, इस इफेक्ट को ही, इस फिनोमिना को ही बोला गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के द्वारा इलेक्ट्रॉन एमिशन का जो फिनोमिना है, इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, इस इफेक्ट में बताया गया कि जो इलेक्ट्रॉन है, अगर देखा जाए इस तरह से, मेटल सरफेस, लेट से ये हमारा मेटल सरफेस है, ठीक है, मेटल सरफेस है मतलब मेटल सरफेस पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, इस तरह से मेटल है, मेटल के सरफेस पर इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस पे इंसिडेंट है, इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रही है मेटल सरफेस पर, ठीक है, इंसिडेंट हो रही है। इसकी इंटेंसिटी मान लेते हैं आई है, जो कि बताया गया, इसकी इंटेंसिटी आई इंटेंसिटी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये ईएम रेडिएशन है, ठीक है, ईएम रेडिएशन है, और इसकी फ्रिक्वेंसी मान लेते हैं न्यू है, इसकी फ्रिक्वेंसी न्यू है, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इस रेडिएशन की इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं कितना है, ई नॉट है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो उसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो वो ये है, ई नॉट है। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, एक दो इलेक्ट्रॉन्स को हम यहाँ पर देख लेते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स है ग्रीन कलर में हम जो देख पा रहे हैं सरफेस में। अब क्या होगा, इन्होंने बताया क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग कि जब रेडिएशन आती हैं तो ये इलेक्ट्रॉन जो है रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं, रेडिएशन एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, इनकी एनर्जी जो है इंक्रीज कर जाएगी, एनर्जी इंक्रीज कर जाने की वजह से ये एमिट हो जाते हैं और बाहर निकल आते हैं, सरफेस को लीव कर जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और यही इफेक्ट क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। और इसके लिए कुछ इक्वेशन बताई उन्होंने जो एनर्जी होगी, जो इंटेंसिटी होगी रेडिएशन की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ रेडिएशन की, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके स्क्वायर के इक्वल होगी। ये फर्स्ट इक्वेशन वहां पर हमें मिली क्लासिकल थ्योरी के थ्रू। ठीक है, मतलब यहाँ पर बोला गया कि जो इंटेंसिटी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो इंसिडेंट हो रही है मेटल सरफेस पर, उसकी इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा बढ़ाएंगे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी बढ़ती चली जाएगी उसके प्रोपोर्शनल में, स्क्वायर के साथ। ठीक है, मतलब यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर बताया गया कि इंटेंसिटी जब बढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि बढ़ेगी तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन जो एमिट हो रहे हैं वो क्या है, चार्ज पार्टिकल होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब नेगेटिव चार्ज होने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये फोर्स जो होगा वो दिया गया एफ ई इक्वल्स टू ई इंटू ई नॉट के, जो ये फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीप्लाई के, मतलब प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है, ये फोर्स जो है ये क्या है, ये फोर्स जो है ये है फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट। ठीक है, तो अब देख सकते हैं कि क्योंकि क्लासिकल मॉडल था तो इसमें बताया गया कि जो फोर्स है, अगर यहाँ पर एक एग्जांपल लें कि एक पार्टिकल है जिसका मास m है, ठीक है, इसका मास में कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है, फिक्स मास है। अब इस पे कोई फोर्स लगा रहे थे F, ठीक है, F फोर्स लगाएंगे तो ये मूव करना स्टार्ट कर देगा V से। अब क्या किया, जैसे जैसे हम फोर्स को इंक्रीज करते जाएं, लेट से आप फोर्स F1 लगाएं, तो F1 जब लगाएंगे तो इसकी वेलोसिटी हो गई V1। ठीक है, V1 हो गई, मतलब यहाँ पर F जो है, F1 जो है इज ग्रेटर देन F अगर है तो यहाँ पर क्या होगा, V1 इज ग्रेटर देन V होगा, क्योंकि मास तो सेम है, उसी मास पे फोर्स लगा रहे हैं। मतलब देख रहे हैं जैसे जैसे फोर्स इंक्रीज करते जा रहे हैं, फोर्स का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। अब वेलोसिटी बढ़ने की वजह से क्या होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, वही केस यहाँ पर एज्यूम किया गया। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास तो कांस्टेंट है। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो भी इंक्रीज होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड भी बढ़ेगा। तो इसके वजह से क्या होना चाहिए कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज, वो भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखा गया कि जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वो बढ़ रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने की वजह से उस पर लगने वाला, मतलब इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स इंक्रीज हो रहा है, और फोर्स की वजह से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इस तरह बोला गया है यहाँ पर कि जो इंटेंसिटी है अगर उसको हम इंक्रीज करते हैं तो इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगी,
काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब जैसे ही मतलब इंटेंसिटी हम इंक्रीज कर देंगे रेडिएशन की, तो उसके साथ क्या होगी, जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी उसी के रेशियो में इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है। दूसरी चीज बताया गया है यहाँ क्लासिकल मॉडल में, दूसरी अगर इक्वेशन की बात करें तो ये बताया गया कि इलेक्ट्रॉन के पास देखें तो इलेक्ट्रॉन का जो डायमेंशन है बहुत छोटा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का डायमेंशन बहुत छोटा है। तो ये बताया गया कि जब रेडिएशन इस पे आएंगे, इंसिडेंट होगी, ठीक है, तो रेडिएशन की एनर्जी पूरी पूरी इलेक्ट्रॉन को नहीं मिल पाएगी। इलेक्ट्रॉन को इतनी ही रेडिएशन मिलेगी जितना उसका डायमेंशन होगा, जितना जितने उसके ऊपर रेडिएशन पड़ेगी। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डायमेंशन बहुत छोटा होता है, या क्रॉस सेक्शन एरिया वहाँ पर बोला गया वर्ड, क्रॉस सेक्शन एरिया इलेक्ट्रॉन का बहुत छोटा होता है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी गेन करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। काफ़ी टाइम मतलब मिजरेबल टाइम होगा, उसको हम आसानी से काउंट कर सकते हैं कितना टाइम लग रहा है। मतलब ऐसा बताया गया कि कुछ देर तक रेडिएशन फॉल होते रहेंगे, उसके बाद कुछ टाइम बाद इलेक्ट्रॉन जो है एमिट होना स्टार्ट होंगे सरफेस से। ठीक है, मेटल सरफेस जो होगा वहां से इलेक्ट्रॉन जो है कुछ टाइम बाद स्टार्ट होंगे निकलना, जब रेडिएशन पड़ना स्टार्ट होगी। ठीक है, तो इसके वजह से यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया गया कि जो एनर्जी रिसीव्ड बाय एटम है, एनर्जी रिसीव्ड, ठीक है, बाय एटम, सॉरी, बाय एटम जो होगा वो जो होगा, अगर इसको हम ई आर से रिप्रेजेंट करें, एनर्जी रिसीव्ड बाय एटम ई आर होगा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एटम, जो कि सिग्मा होगा। ठीक है, सिग्मा से क्रॉस सेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा क्या है, ये क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया के इक्वल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब कि जितना बड़ा एटम होगा उसको उतनी जल्दी एनर्जी मिलेगी, और जल्दी एनर्जी मिलेगी मतलब एटम से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे, और एक्साइट होकर इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर आ जाएंगे। तो इस तरह से बताया गया कि किस तरह से एनर्जी जो रिसीव कर रहे हैं एटम, किस तरह से डिपेंड करता है उनके क्रॉस सेक्शन एरिया पर। ठीक है, तो इसके वजह से यहाँ पर बताया गया कि तुरंत जो है इंस्टेंटेनियस एमिट नहीं होते इलेक्ट्रॉन, उसमें कुछ टाइम लग जाता है इसकी वजह से, क्योंकि क्रॉस सेक्शन छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का या एटम का अगर क्रॉस सेक्शन देखें तो बहुत स्मॉल है, इस वजह से उनको एनर्जी जो मिलती है वो धीरे धीरे एनर्जी गेन करते हैं रेडिएशन से, और जब उनके पास सफिशिएंट एनर्जी हो जाती है तब वो इलेक्ट्रॉन एमिट करना स्टार्ट करते हैं। बाद में देखा गया आइंस्टीन ने जब मॉडल अपना दिया क्वांटम, क्वांटम मॉडल कहते हैं उसको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, उसके अकॉर्डिंग ये बताया गया कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, क्योंकि वहां पर देखा गया है एक्सपेरिमेंटली, ये देखा गया कि जैसे ही रेडिएशन फॉल होती है किसी भी मेटल सरफेस पर, ठीक है, अगर वहां पर क्या होगा, जैसे ही रेडिएशन आएगी तुरंत ही इलेक्ट्रॉन जो है एमिट होना स्टार्ट कर जाते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड लगता है। तो इस वजह से ये मॉडल फेल हो गया था, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि एनर्जी मतलब जो एनर्जी मिल रही है इलेक्ट्रॉन को किस तरह से ट्रांसफर हो रही है, और जो इंटेंसिटी है वो काइनेटिक एनर्जी के बिल्कुल प्रोपोर्शनल नहीं होती। ये बाद में आइंस्टीन ने प्रूव किया। ठीक है, तो हमने देखा कि किस तरह से क्लासिकल थ्योरी मॉडल क्या था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, ठीक है, और उसमें किस तरह से उसकी इक्वेशंस दी गई थी। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस के बारे में। ऑब्जर्वेशन कौन सी, इस पे हम डिस्कस करेंगे हमारी हर्ट्स, हॉलवॉच की और लेनर्ड्स ऑब्जर्वेशन, जो हमारी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए की गई थी। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा हर्ट्स की ऑब्जर्वेशंस हैं, कि उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को लेके। जो फिनोमिना है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का, वो डिस्कवर हुआ था हाइनरिच हर्ट्ज ने 1887 में, जब उन्होंने वो वर्क कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्सपेरिमेंट में। जब वो स्टडी कर रहे थे एक्सपेरिमेंटली प्रोडक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का बाय मीन जो स्पार्क डिस्चार्ज का, तो उन्होंने क्या फाउंड किया था, एक हाई वोल्टेज स्पार्क ऑब्जर्व किया था। कहाँ पे, अक्रॉस जो हमारा डिटेक्टर जो उन्होंने यूज़ किया था, डिटेक्टर लूप। ठीक है, तो ये वो हमारा एनहांस हो गए थे। ठीक है, जब जो हमारी एमिटर प्लेट है, ठीक है, वो इल्यूमिनेटेड थी। किससे इल्यूमिनेटेड थी, बाय यूवी लाइट फ्रॉम एक आर्क लैम्प से। ठीक है,
तो ये हमारी इस तरीके से अकाउंटेड थी कि अगर सूटेबल रेडिएशन फॉल करे एक मेटल पे तो कुछ इलेक्ट्रॉन उसके जो नियर सरफेस पे है वो अब्जॉर्ब होंगे इनफ एनर्जी से जो इंसिडेंट रेडिएशन पे है, और इसकी वजह से कुछ जो है वो ओवरकम कर जाएंगे अट्रैक्शन जो पॉजिटिव आयंस का है इन फॉर्म ऑफ मटेरियल सरफेस और एस्केप करेंगे सराउंडिंग स्पेस। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन थी हर्ट्ज की। इसके बाद जो दूसरी ऑब्जर्वेशन हम डिस्कस करेंगे वो हमारी है हॉलवॉच और लेनार्ड्स की ऑब्जर्वेशन, जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन होल्ड की थी। इसमें इन्होंने क्या था कि हॉलवॉच और जो लेनार्ड थे उन्होंने एक डिटेल स्टडी बनाई थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की 1886 और 1902 के बीच में। लेनार्ड ने ऑब्जर्व किया था अगर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड हो रहा है अक्रॉस दो मेटल प्लेट्स जो इंक्लोज्ड है एक इवैक्यूएटेड ट्यूब में, तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा सर्किट में। जब हम एक प्लेट को क्लोज कर रहे हैं एक इवैक्यूएटेड ट्यूब में और रख रहे हैं उसे नेगेटिव पोटेंशियल पे जो एक्सपोज्ड है एक यूवी रेडिएशन के साथ, तो करंट जो है वो बिगिन करेगा फ्लो करना। एज सून जो हमारी यूवी रेडिएशन है वो फॉल करेगी एक एमिटर प्लेट पे और वो स्टॉप की जाएगी, करंट फ्लो भी स्टॉप हो जाएगा। तो ये ऑब्जर्वेशन इंडिकेट करेंगे कि यूवी रेडिएशन जो फॉल कर रही है एमिटर प्लेट पे, इलेक्ट्रॉन हमारे इजेक्ट हो रहे हैं उससे और अट्रैक्ट हो रहे हैं मेटल की प्लेट की तरफ जो पॉजिटिव रखा गया है। तो इसलिए हमने ये ऑब्जर्व किया था, इन दोनों ने ये ऑब्जर्व किया था कि जो हमारी लाइट जो फॉल कर रही है कहाँ पे, सरफेस जो है हमारे एमिटर वो कॉज कर रहा है हमारा करंट एक एक्सटर्नल सर्किट पे। ठीक है, तो हॉलवॉच और लेनार्ड ने स्टडी किया जो हमारा वेरिएशन रहता है किसका, फोटो इलेक्ट्रिक करंट का, किसके साथ, कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल के साथ। ठीक है, और जो फ्रीक्वेंसी के साथ वो वैरी करता है वो फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी रहेगी हमारी इंसिडेंट लाइट की। ठीक है, ये हमारी ऑब्जर्वेशन की थी हॉलवॉच और लेनार्ड की। फिर इसके बाद 1888 में हॉलवॉच ने कनेक्ट किया एक नेगेटिवली चार्ज जिंक प्लेट को गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के साथ और ऑब्जर्व किया कि जो जिंक प्लेट है वो लॉस करती है उसका चार्ज और इल्यूमिनेट हो जाती है यूवी रेडिएशन से। और उसने ये भी ऑब्जर्व किया कि अनचार्ज जो जिंक प्लेट रहती है वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाती है। तो पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो फर्दर एनहांस हो जाता है जब उस पर ज़्यादा यूवी रेडिएशन करी जाती है। इस ऑब्जर्वेशन से ये हुआ था कि हॉलवॉच ने ये कंक्लूड किया कि जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं वो इजेक्ट आउट होते हैं जिंक प्लेट से अगर हम उस पर अप्लाई करें यूवी रेडिएशन। डिस्कवरी जब हमारी इलेक्ट्रॉन की 1897 में हुई तो ये क्लियर हो गया कि जो एक्सपोजर होता है एमिटर प्लेट का इंसिडेंट लाइट पे वो कॉज करता है इलेक्ट्रॉन कि वो एमिट हो। ठीक है, तो एमिटेड जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो एक्सेलरेट करते हैं कलेक्टर प्लेट की टुवर्ड्स, और अंडर इस इफेक्ट जो इलेक्ट्रिक फील्ड का है हॉलवॉच और लेनार्ड ने ऑब्जर्व किया कि वहाँ पे कोई एमिशन नहीं होता इलेक्ट्रॉन का फॉर एमिटर प्लेट, और फ्रीक्वेंसी जो इंसिडेंट लाइट की होती है वो स्मॉलर रहती है दैन सर्टेन मिनिमम वैल्यू। तो जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है इसलिए हम उसे एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी कहते हैं इंसिडेंट रेडिएशन का जो रिक्वायर्ड होती है कि वो एमिट करे इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एमिटर विदाउट एनी काइनेटिक एनर्जी। हम बात करेंगे आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट पहले भी दिया गया था लेकिन उसमें काफ़ी सारे एरर थे, तो उसको दूर करने के लिए आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 1905 में प्रपोज किया एक थ्योरी। ठीक है, जिसको आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। उस सारी कमियों को उन्होंने दूर किया। उन्होंने कहा कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है फोटॉन्स की वजह से, ये कोई मेटल सरफेस है हमारा, ठीक है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर क्या होगा, रेडिएशन इंसिडेंट होगी इस तरह से, ये फोटोन रेडिएशन है, फोटॉन्स हम बोल सकते हैं। ठीक है, जो रेडिएशन, उन्होंने कहा कि जो रेडिएशन होती है वो क्या होते हैं, एक्चुअली फोटॉन्स होते हैं। और फोटोन के पास जो है अपनी एक एनर्जी होती है जिसको कहते हैं E इक्वल्स टू एच न्यू या एच एफ बोल सकते हैं। एच न्यू यहाँ पर बोल सकते हैं, न्यू क्या है, फ्रिक्वेंसी है फोटोन की। तो अब यहाँ पर देखें तो फोटोन की जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी E इक्वल्स टू एच न्यू, ये दो तरीके से यूज होती है। यहाँ पर जब फोटोन किसी सरफेस पे फॉल करता है तो दो तरीके से उसकी एनर्जी यूज की जाती है। पहला जो होती है, पहली एनर्जी उसकी वर्क फंक्शन के एज अ वर्क फंक्शन यूज होती है। ठीक है,
तो वर्क फंक्शन क्या होता है? वर्क फंक्शन जैसे कि हमने पहले बताया था, पहले वीडियो में हमने देखा था वर्क फंक्शन, इसको फाई से डिनोट करते हैं, वर्क फंक्शन के फॉर्म में यूज होती है। और दूसरी एक बात करते हैं हम, जो है इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, ठीक है, जब फोटोन एमिट हो यहाँ पर इंसिडेंट होंगे, फॉल करेंगे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है सरफेस पर, मेटल सरफेस से वो इजेक्ट होंगे, बाहर निकलेंगे। तो दूसरी होती है इलेक्ट्रॉन को एज अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एज अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं हम, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन। मतलब जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं फोटॉन्स की वजह से, उसको क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जब ये इंसिडेंट होगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो एमिट हो रहे हैं इनके पास, मतलब ये जो एनर्जी यूज हो रही है वो दो तरीके से यूज हो रही है। कैसे? वर्क फंक्शन और उसके काइनेटिक एनर्जी की तरह, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो जो वर्क फंक्शन है, अगर देखें तो वर्क फंक्शन क्या है यहाँ पर? वर्क फंक्शन तो वो होता है कि वो मिनिमम एनर्जी होती है, ठीक है। ये क्या है? मिनिमम एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए, टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मिनिमम एनर्जी होती है, ठीक। तो मिनिमम एनर्जी क्या हो सकती है? किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए जो मिनिमम एनर्जी है, मतलब इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ है, इसको यहाँ से सरफेस तक लाने में जो एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है या जो यूज हो रहा है एनर्जी का, इसका जो कुछ पार्ट लग रहा है फोटोन की एनर्जी का, वो कितना है? वो फाई के इक्वल होगा। और ये फाई कितनी होगी? ये होगी एच न्यू नॉट के इक्वल। न्यू नॉट यहाँ पर क्या है? न्यू यहाँ पर है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसको हम बोलते हैं मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, या इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो अगर यहाँ पर देखें तो ये एच न्यू जो है एक्चुअली क्या है? ये फोटोन की एनर्जी है, ठीक है, फोटोन की ही एनर्जी है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन है जो कि मिनिमम एनर्जी है, ई मिनिमम इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर एक फोटोन है जिसकी एनर्जी एच न्यू नॉट के इक्वल है, मतलब वो क्या कर सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन को एमिट नहीं करा सकता, बस इजेक्ट करा के उसको सरफेस तक ला सकता है। मतलब वो जो सरफेस के अंदर है उसको सरफेस के अंदर से बाहर तक ला सके, इतनी एनर्जी, इतनी मिनिमम एनर्जी जो होगी, ये क्या होगी? वर्क फंक्शन होगी उसकी। अब अगर उसके पास इससे ज़्यादा एनर्जी है, एच न्यू नॉट से ज़्यादा एनर्जी है फोटोन के पास, जो कि एच न्यू है मान लेते हैं, ठीक है। न्यू यहाँ पर क्या है? फ्रीक्वेंसी है। अगेन न्यू नॉट क्या थी? मिनिमम फ्रीक्वेंसी थी जो इजेक्ट कराने के लिए इलेक्ट्रॉन को चाहिए होती है, ठीक है। अब न्यू की बात करें, अगर उसके पास इतने इलेक्ट्रॉन है, फोटोन के पास इतनी एनर्जी है, तो वो क्या करेगा? जितनी एनर्जी बचेगी फोटोन के वर्क फंक्शन के अलावा, इस सरफेस के वर्क फंक्शन के अलावा जितनी एनर्जी बचेगी, वो एनर्जी पूरी की पूरी ट्रांसफर कर देगा इलेक्ट्रॉन को एज अ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो हम अगर देखें तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होगा इलेक्ट्रॉन का, क्या होगा? हम बोल सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी है, मान लेते हैं कि जो टोटल एनर्जी है यहाँ पर अगर इक्वेशन फॉर्म में लिखें तो कितनी है? एच न्यू है। अब ये एच न्यू दो फॉर्म में खर्च हो रही है, एक तो फाई में, मतलब फोटोन एमिट कराने में, दूसरा उसको एज अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो अगर यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी निकालें हम, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू आ जाएगा हमारा एच न्यू माइनस फाई के। मतलब जो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की होगी वो क्या होगी? जो टोटल एनर्जी है फोटोन की, उसमें से अगर वर्क फंक्शन की एनर्जी को माइनस कर दें तो जितनी बची हुई एनर्जी है वो टोटल कितनी हो, क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ, और इसी इक्वेशन को बोलते हैं आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है ये क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी। ये मैक्सिमम एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, जो उसे मिल सकती है किसी भी फोटोन की वजह से, ठीक है। तो हम देख सकते हैं हमारा ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, आइंस्टीन ने किस तरह से एक्सप्लेन किया, और जो फोटोन की एनर्जी होती है वो क्या होती है। अब अगर हम यहाँ पर फाई की वैल्यू को पुट कर दें, फाई की वैल्यू हमारे पास क्या है? एच न्यू नॉट है, ठीक है। अब फाई की वैल्यू जो वर्क फंक्शन है, अगर इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? हमारे पास मिल जाएगा एक नया इक्वेशन, जो कि यहाँ से आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी या मैक्स काइनेटिक एनर्जी इसको हम बोलेंगे ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इक्वल होगा एच न्यू माइनस हो जाएगा एच न्यू नॉट के। तो यहाँ से एच कॉमन ले सकते हैं हम दोनों साइड, मतलब यहाँ पर एच कॉमन लेने तो ये हो जाएगा न्यू माइनस न्यू नॉट, जो कि क्या है? फ्रीक्वेंसी है दोनों, ठीक है। ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ से आ जाएगा एच इंटू न्यू को हम लिख सकते हैं सी बाई
लैम्डा और ये हो जाएगा c बाई लैम्डा नॉट के। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर c कॉमन है तो ये हो जाएगा एच सी और आ जाएगा 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट के। तो हम देख सकते हैं हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई है इलेक्ट्रॉन की, या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की। हम देख सकते हैं उसका वेवलेंथ अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम इस तरह से हम उसकी वेवलेंथ को भी फाइंड आउट कर सकते हैं इस इक्वेशन की हेल्प से। ठीक है, तो हमारी जो हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, ये इक्वेशन भी क्या है, आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ये दूसरा एक तरह से हम बोल सकते हैं, दूसरा फॉर्म में हम इसको लिखे हैं, वेवलेंथ फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से इक्वेशन को, जो हमारी इक्वेशन ये थी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो इस इक्वेशन को भी क्या बोलते हैं, आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। जो पहला लॉ हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का होता है वो ये होता है कि अगर हमें एक गिवन मेटल है तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन होती है, तो नंबर ऑफ फोटोन्स जो फोटो इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट हो रहे हैं पर सेकेंड, वो हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो एक गिवन मेटल के लिए हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी रहता है इंसिडेंट ऑफ रेडिएशन का, ठीक है, और जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हो रहे हैं वो हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट के। ठीक है, दूसरा ये है कि एक गिवन मेटल के लिए ही वहाँ एग्जिस्ट करता है कुछ मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो इंसिडेंट रेडिएशन की बिलो विच कोई भी एमिशन हमारा फोटो इलेक्ट्रॉन्स का नहीं होता। तो ये हम इस फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रखते हैं। तो यहाँ पे रहता है कि देयर एग्जिस्ट अ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जिसे हम क्या कहते हैं, हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसकी वजह से ये फ्रीक्वेंसी हमारी किसकी है, इंसिडेंट रेडिएशन की। ठीक है, इसकी वजह से अगर बिलो रहती है ये वैल्यू, ठीक है, तो हमारा कोई सा भी एमिशन जो है वो अकर नहीं करता। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन के लिए। थर्ड है हमारा जो लॉ है वो ये है कि एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के अबव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन की है वो इंडिपेंडेंट रहती है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पर, डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। सो अबव जो हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, तो जो काइनेटिक एनर्जी है, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, वो हमारी इंडिपेंडेंट होती है किसके, इंडिपेंडेंट होती है ऑफ इंटेंसिटी जो हमारी इंसिडेंट लाइट की है, पर किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है इंसिडेंट लाइट की। फोर्थ जो लॉ है वो ये है हमारा कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो है वो एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। सो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे जो टाइम लैग रहता है इंसिडेंस ऑफ रेडिएशन और एमिशन का वो बहुत कम रहता है। इसका ये मतलब होता है, तभी हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस कहते हैं। थैंक यू।